ये देख अंजलि, ये रही तेरे होने वाली जीजू। वाह यार प्रिया, मानना पड़ेगा, तेरी चॉइस तो एकदम कमाल की है। अंजलि प्रिया के होने वाले पति सागर की तस्वीर देखकर उसे देखती ही रह जाती है। अरे ओ मैडम, किन ख्यालों में खो गई हो? वापस दो मुझे फोन। अरे हाँ बाबा, वैसे ये मेरी पसंद नहीं है, मेरी मौसी ने रिश्ता लाया है, फिर बनी बात। अरे वो जो भी हो, लेकिन लड़का एकदम बेस्ट है। लेकिन यार प्रिया, जब तू चली जाएगी तब मैं अकेली ही पड़ जाऊंगी। तेरे सिवा मेरी कोई सहेली भी नहीं है। वो बात तो है अंजलि, तू ही मेरी पक्की सहेली है। मुझे भी ससुराल जाने के बाद तेरी बहुत याद आएगी, लेकिन अब क्या करे, यही तो जिंदगी है। चाहे कुछ भी हो जाए, वक्त के साथ साथ हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है। हाँ यार, वो तो है, लेकिन तू फिक्र मत कर, हम दोनों फोन पर ढेर सारी बातें किया करेंगे और तू मुझे मिलने भी तो आ सकती है। लेकिन तेरे ससुराल वाले और सागर, उन दोनों को कोई एतराज तो नहीं होगा ना? अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो लोग बहुत अच्छे हैं, किसी को कोई एतराज नहीं होगा। जैसे ये घर तेरा है, वैसे ही वो घर तेरा ही होगा। ओह, थैंक यू सो मच प्रिया। लव यू यार। लव यू टू अंजलि। अंजलि और प्रिया के बीच में काफी गहरी दोस्ती होती है। वो दोनों हर जगह एक साथ ही जाते हैं और हर एक चीज साथ में करते हैं। फिर प्रिया फोन पर सागर को अंजलि के बारे में बताती है। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी बात है प्रिया। जहाँ आजकल के जमाने में हर किसी के दोस्तों की टोली होती है, वही तुम्हारी एक ही सहेली है, वो भी एकदम पक्की वाली। और ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ सागर, उसकी और मेरी पूरे 5 सालों की दोस्ती है। हम दोनों 11th स्टैंडर्ड से साथ हैं। एकदम सगी बहन की तरह मानती हूँ मैं उसे। अरे वाह, क्या बात है प्रिया। और तुम्हें पता है, मैंने हमारी शादी की खबर सबसे पहले उसे ही दी है। चलो अच्छा है। सागर और प्रिया दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और वो दोनों अगले दिन कैफे में मिलने का प्लान बनाते हैं। अच्छा, तो तुम दोनों आज मिलने वाले हो। वैसे कौन से कैफे में मिलने का तय किया है? वैसे अभी तक कैफे तो तय नहीं किया है, लेकिन शायद वो गोल्डन स्टार मॉल के बगल में कैफे है ना, वहीं पर मिलेंगे। सागर को ऑफिस पास में ही है ना वहां पर, और वो ऑफिस के बाद मुझसे मिलने सीधे वहीं पर आ जाएगा। चलो बढ़िया है, अच्छे से मिलो और खूब बातें करो, क्योंकि बातें करोगे तभी तो एक दूसरे को समझ पाओगे। अरे बाबा, बातें तो हम दोनों ढेर सारी करते हैं, लेकिन जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो बहुत शर्मा जाते हैं। हाय हाय, समझ सकती हूँ मैं ये सब। फिर प्रिया और सागर एक दूसरे को कैफे में मिलते हैं और वो दोनों काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। लेकिन 15 मिनट के बाद अचानक से वहां पर अंजलि आ जाती है। हेलो गाइस, तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनने के लिए माफी चाहती हूँ। अरे कोई बात नहीं अंजलि, आओ ना। लेकिन अंजलि, तू यहाँ पर कैसे? अरे वो मैं माँ के साथ मॉल आई थी ना, और माँ तो अब मंदिर चली गई, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों से मिलती जाओ। अच्छा किया। अब बैठ जा और बोल, कौन सी कॉफी पिएगी या फिर कुछ खाना है क्या तुझे? अरे नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। अब ये क्या बात हुई अंजलि, बताओ क्या ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? इस तरह से अंजलि उन दोनों के बीच आकर बैठ जाती है और वो वहां से जाती ही नहीं। और उसे देखकर प्रिया भी अब सोच में पड़ जाती है। अरे ये कैसी लड़की है यार, कब से आई है और जाने का नाम भी नहीं ले रही, मुझे और सागर को बात करने का मौका भी नहीं दे रही। अरे जाना मेरी माँ, कब तक यहाँ पर बैठेगी? इसे तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और घर पहुंचने तक अंजलि प्रिया के साथ ही रहती है। फिर रात में, सॉरी सागर, मेरी ही गलती थी, मुझे अंजलि को बताना ही नहीं चाहिए था कि हम दोनों वहां पर मिलने वाले हैं।
फिर वो वहां पर आती ही नहीं। अरे कोई बात नहीं प्रिया, जाने दो। अभी हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, लेकिन शादी होने के बाद तो सारी जिंदगी एक साथ ही रहना है ना, और तब तो हर एक मिनट हमारा ही होगा। हाँ सागर, सो तो है। फिर जब प्रिया अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए अपनी माँ वंदना के साथ जा रही होती है, तभी वहां पर अंजलि आती है। ओए, रुक जा, कहाँ चली मुझे छोड़ के? अरे अंजलि तू? वो मैं शादी की शॉपिंग करने जा रही थी, रिसेप्शन के लिए कपड़े देखने, और सुनार के पास भी थोड़ा काम है, और माँ की शॉपिंग भी तो बाकी है ना। शादी की शॉपिंग, और वो भी मेरे बिना? ऐसे कैसे? ना जी ना, मैं भी चलूंगी तुम लोगों के साथ। क्यों आंटी? ठीक है बाबा, चलो साथ में। उतना ही प्रिया को तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा, और पसंद नापसंद करने में आसानी भी हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आंटी, और लगे हाथ मैं भी अपने लिए कपड़े ले लूंगी। अब अंजलि वंदना और प्रिया के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाती है, और वहां पहुंचने पर प्रिया वीडियो कॉल पर सागर को अपना गाउन दिखा रही होती है। वाह प्रिया, ये गाउन तो बहुत सुंदर है, और इसमें तो तुम एकदम स्वर्ग से आई हुई परी लग रही हो। थैंक यू सागर, तो मैं इसे ही फाइनल करती हूँ। तभी अंजलि भी अपना लहंगा लेकर बीच में आती है, और प्रिया से फोन छीनकर वो सागर से पूछने लगती है। ये देखो सागर, ये मेरा लहंगा है, अब जल्दी से बताओ, ये वाला पहनूं या ये वाला? तुम जो भी पसंद करोगे वही लहंगा मैं पहनूंगी। अंजलि, तुम्हें जो सही लगे वही पहनो ना, दोनों भी अच्छे हैं। अरे नहीं नहीं, तुम्हें तो बताना ही होगा, ये वाला या ये वाला, वरना मैं तुम्हारी शादी में आऊंगी ही नहीं। अरे ये तुम क्या बात कर रही हो? तभी अंजलि की हरकतें देखकर वंदना प्रिया के पास आती है। अरे प्रिया बेटा, ये अंजलि तो कुछ ज्यादा ही नौटंकी कर रही है। अपनी सहेली के होने वाले पति से कोई ऐसे बात करता है क्या? अरे माँ, अब मैं भी आपको क्या बोलूं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, ये लाल वाला ले लो, ये तुम पर ज्यादा जचेगा। ठीक है फिर, अब तुमने कह दिया तो मैं यही लेती हूँ। थैंक यू सागर। मोस्ट वेलकम अंजलि। शादी का दिन अब नजदीक होता है, और उसके पहले अब दोनों के घर वाले उन्हें एक दूसरे से मिलने के लिए मना कर देते हैं। यार अंजलि, अब से लेकर शादी के दिन तक हम दोनों को एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखनी है, लेकिन इतने दिनों तक मैं उसे बिना मिले कैसे रह सकती हूँ? ओ तेरी, ऐसी बात है क्या? अरे चुप बैठ नालायक, हंस क्या रही है तू? अच्छा बाबा सॉरी, माना कि हम दोनों की अरेंज मैरिज होने जा रही है, लेकिन इन 4 से 5 मुलाकातों में और इतने दिनों से बात करते हुए मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उससे बहुत लगाव हो गया है। इसीलिए अब उसके बिना रहना बहुत मुश्किल हो गया है। अरे फोन पर वीडियो कॉल है ना, उसके जरिए बात कर लेना और उसका चेहरा भी देख लेना। इतना क्या तड़प रही है पागलों की तरह? अब ये सारी बातें तू नहीं समझ पाएगी। खैर, मैं तो उससे मिलके ही रहूंगी। आज शाम को हम दोनों एक साथ जाएंगे, तब बाहर के बाहर ही सागर और मैं पार्क में मिल लेंगे। नहीं प्रिया, रस्म निभाना बहुत जरूरी है। अगर बड़े कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कह रहे होंगे ना, थोड़ी ना वो लोग हवा में बोल रहे होंगे। लेकिन अंजलि, देख प्रिया, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तेरी सहेली हूँ और मेरे लिए सबसे पहले तेरी खुशी और भलाई है। कल को इस रस्म को ना निभाने के कारण अगर तेरे साथ कुछ कम ज्यादा हो गया तो तब क्या करेगी तू? अरे क्या तू भी अंजलि एक नंबर की पागल है। इस तरह से अंजलि के मना कर देने से प्रिया और सागर शादी होने तक एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते, और शादी होने के बाद प्रिया अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में उसकी सास सविता, ससुर धर्मेंद्र और ननद महक होती है। प्रिया अपने अच्छे और मिलनसार स्वभाव से सबके दिलों में अपनी जगह बना लेती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी दवाई। और पापा जी,
ये रहा आपका अखबार। और महक, ये तुम्हारा नाश्ता, पास्ता और सैंडविच। तुम्हें व्हाइट सॉस पास्ता बहुत पसंद है ना? हाँ भाभी, मुझे सागर ने बताया। और आगे से तुम्हें जो भी पसंद हो वो तुम मुझे बताया करो। मैं तुम्हें वो सब कुछ बना कर दूंगी। ओके भाभी, थैंक यू। अंजलि अब प्रिया को ससुराल में जाने के बाद दिन में कई बार कॉल करती है और उसे बहुत परेशान करती है। और बता प्रिया, क्या चल रहा है? बना लिया खाना? हाँ अंजलि, अभी बनाकर बैठी हूँ। अब सागर आएगा, उसका ही इंतजार कर रही हूँ। दिन का सबसे अच्छा पल तो वही होता है जब वो ऑफिस से लौटकर घर आता है। वैसे तुम दोनों हनीमून के लिए कहीं जाने वाले हो कि नहीं? कुछ प्लान नहीं बनाया क्या? नहीं यार, अभी तक तो कुछ भी प्लान नहीं है। सागर के ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम का लोड बढ़ चुका है, इसीलिए उसे छुट्टी ही नहीं मिल पा रही। बस एक बार लंबी छुट्टी मिल जाए, फिर किसी अच्छी सी जगह पर चले जाएंगे हम। अच्छा, चल ठीक है अंजलि, अभी मैं रखती हूँ फोन। मुझे छत पर जाकर दिन में सुखाया हुआ फ्रिज का कवर लाना है, वो तो मैं लाना ही भूल गई। और अगर बारिश आ गई तो वो पूरा भीग जाएगा। अरे यार, फोन पर बात करते करते काम करना। और बताना मुझे कि तेरे ससुराल में क्या क्या चल रहा है। लेकिन अंजलि, अच्छा ठीक है, रुक जा, मैं छत पर जाके बात करती हूँ। इस तरह से अंजलि प्रिया को बार बार कॉल करके उसके ससुराल के बारे में खूब जान लेती है। फिर एक दिन सागर घर पर एक जरूरी फाइल भूल जाता है। हाँ ना यार, वो अपनी फाइल घर पर ही भूल गया है। और मेरी तबीयत भी बहुत खराब है और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उसे ये फाइल कैसे दे दूं। अरे तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं जाकर देती हूँ उसे फाइल। क्या? लेकिन अंजलि, तू खामखा इतना क्यों कर रही है? अरे बंद कर अपनी बकवास। मैं तेरी सहेली हूँ और एक सहेली अपनी ही सहेली की मदद नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? चल, मैं आ रही हूँ वहां पर। तू वो फाइल निकाल के रख दे और सागर के ऑफिस का एड्रेस भी दे दे। ठीक है अंजलि, चलेगा। फिर अंजलि प्रिया से वो फाइल लेकर सागर को दे देती है। ऐसे ही अब वो प्रिया के ससुराल में आती जाती रहती है। अरे सविता आंटी, मैंने आपके सारे कपड़े घड़ी करके रख दिए हैं। और अंकल जी, आपके लिए मैंने गर्मा गर्म अदरक लौंग वाली चाय बनाई है। शुक्रिया बेटा। अरे अंजलि बेटा, तू सच में बहुत अच्छी है। उतने में वहां पर सविता की पड़ोसन आ जाती है। अरे वाह सविता, मैं अभी अभी गांव से आई हूँ और सुना कि तेरे सागर का ब्याह हो गया है। क्या बात है, एकदम चांद का टुकड़ा है तेरी बहू तो। अरे आंटी जी, वो मैं। अरे काकी जी, मैं बहू हूँ और ये मेरी सहेली है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मुझे लगा कि यही घर की बहू है। अब ये सविता और भाई साहब की कितनी देखरेख कर रही थी, इसीलिए मुझे ऐसे लगा। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती है गलतफहमी। अब अंजलि का आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और वो प्रिया के ससुराल वालों को अपने ही घर वाले समझने लगती है। अरे अंजलि, तुम यहाँ पर? अच्छा हुआ जो तुम आ गए सागर, मैं तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रही थी। देखो ना, इतना लेट हो गया है, अब तुम ही मुझे घर छोड़ दो। ठीक है अंजलि, कोई बात नहीं। ये अंजलि इतनी नासमझ कैसे हो सकती है? सागर तो अभी अभी थक हार के आया है, फिर भी ये उसे काम पे लगा रही है। फिर खाना होने के बाद सागर अंजलि को अपनी गाड़ी पर ही घर छोड़ देता है। फिर एक दिन अचानक से अंजलि अपना सूटकेस लेकर प्रिया के ससुराल पहुंच जाती है और उसे वहां पर अपना सामान लाए देखकर प्रिया एकदम हैरान रह जाती है। हाय प्रिया, अब से मैं यहीं पर रहूंगी। क्या? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। प्रिया के माता पिता की मौत के बाद
सालों से वो अपनी बुआ शीला और फूफा भानु के साथ ही रहती है। बुआ जी, मैंने घर का सारा काम निपटा दिया है और मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, तो मैं निकलती हूँ अभी। और फूफा जी, आप वक्त पर दवाइयाँ ले लेना। हाँ पिया बिटिया। हाँ, या बेटी, सुन तो। हाँ बुआ जी, कहिए ना। वो दरअसल आज सुबह गायों का फोन आया था और वो कह रही थी कि उसके ससुराल में थोड़े पैसों की समस्या हो गई है और उसे कुछ जरूरी काम के लिए पैसे लग रहे थे, तो मुझे उसके लिए 5,000 रुपए चाहिए थे। पर बुआ जी, मेरी अभी तक सैलरी ही नहीं आई है। मेरे पास पैसे रखे हुए हैं, लेकिन वो सारे सेविंग के हैं। तो बाद में कर लेना सेविंग, अभी दे दे हमको। अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? हमारी बेटी को जरूरत है, इसीलिए मांग रही है वो। ठीक है फूफा जी, अभी देती हूँ। ये लीजिए। पिया अपने बुआ और फूफा को बहुत ही प्यार और सम्मान देती है, लेकिन वो दोनों एक नंबर के लालची होते हैं। क्या जिंदगी है हमारी, हाय, मजा ही आ जाता है। शीला, ये प्रिया तो हमारा एटीएम कार्ड है, जब मन चाहे तब पैसे निकाल लो। एटीएम के साथ साथ मुफ्त की नौकरानी भी। सच में भगवान जी, हर जन्म में मुझे ऐसी ही जिंदगी मिले। एक दिन जिस कंपनी में प्रिया काम करती है, वो कंपनी लॉस में जाने के कारण बंद पड़ जाती है, जिसके बाद प्रिया का काम छूट जाता है। फिर वो कई जगह पर जाकर नया काम ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। क्या कहा? अरे ऐसे कैसे काम नहीं मिला? 2 हफ्ते हो गए हैं तेरे काम को छूटे हुए। तेरे फूफा जी की पेंशन के सहारे ये घर नहीं चलने वाला। अरे भूल गई क्या तू? बचपन से तुझे हमने ही पाला है। देख प्रिया, हमें कुछ नहीं पता, जल्दी से जल्दी नया काम ढूंढ, वरना हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। अभी चल जा, खाना बना मेरे लिए, मुझे बहुत भूख लगी है। जी जी फूफा जी। अब जब पिया घर में पैसे नहीं देती, तभी शीला और भानु में आया बदलाव देखकर पिया को बहुत बुरा लगता है। वो दोनों उसके साथ बद से बदतर तरीके से पेश आते हैं और उसे जरा सी भी गलती होने पर उसे बहुत मारते हैं। मुझे माफ कीजिए बुआ जी, लेकिन प्लीज मुझे मत मारिए। चुपचाप मुझे सारी सेविंग के पैसे दे दे, फिर तो कंगाल भी हो जाए तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और जल्दी से नया काम ढूंढ ले, ताकि फिर से पैसे घर पर आते रहे, वरना ऐसी ही मार खाती रहेगी तू। ठीक है फूफा जी। पिया अब भानु और शीला के अत्याचार से बहुत परेशान हो जाती है और फिर एक रात वो वहां से भागने का फैसला कर लेती है, लेकिन उस रात तूफानी बारिश हो रही होती है। बुआ जी और फूफा जी से मैंने इतना प्यार किया, लेकिन जब मेरा काम छूट गया तब उनके तेवर ही बदल गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो दोनों इतने लालची और बुज़दिल होंगे। अब मैं उनके पास बिल्कुल नहीं रहूंगी, मैं तो अकेली ही जिंदगी जीऊंगी। भीगते भीगते पिया अचानक से बीच सड़क पर ही बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वहां पर एक गाड़ी आती है जिसमें अभिराज और उसका दोस्त पुलकित होता है। वो दोनों गाड़ी रोककर तुरंत पिया के पास जाते हैं। ओ नो अभी, ये लड़की तो बुखार से पूरी तरह तप चुकी है। पुलकित, जल्दी से गाड़ी घर ले चल और डॉक्टर को भी वहीं पर बुला ले। हाँ अभी। अभिराज पिया को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में रखता है। फिर वो तीनों पुलकित के घर चले जाते हैं। बारिश में बहुत घंटों से भीगने के कारण इन्हें बहुत तेज बुखार आया है। अच्छा हुआ कि आप दोनों इसे यहाँ पर लेकर आए, वरना इनका बुखार और बढ़ जाता और जिस वजह से उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। जी डॉक्टर, लेकिन अब ये ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बिल्कुल, मैंने दवाइयाँ लिख दी है और साथ ही इंजेक्शन भी दे दिया है। सुबह तक तो ये होश में भी आ जाएगी। ठीक है डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिया रात भर कोयल और पुलकित के घर पर ही रहती है। फिर अगले दिन उसे बेहतर महसूस होता है। तभी अभिराज उसके लिए ढेर सारे फ्रूट्स लेकर आता है। फिर पिया उन तीनों को
अपनी पूरी कहानी बताती है। पिया, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है, लेकिन तुम वहां से भाग आई और ये तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया। हाँ पिया, लेकिन अभी तुम्हें डरने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर। अब से तुम पुलकित और कोयल के साथ ही रहोगी। मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगा। अभी कुछ दिनों तो तुम आराम ही करो, फिर आगे का हम बाद में देखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जान बचाई और साथ ही मुझे यहाँ पर रहने भी दे रहे हो। मुझे जब जॉब मिलेगी तब मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ पिया, और अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम मेरी ही कंपनी ज्वाइन करो ना। आपकी कंपनी? हाँ पिया, अभिराज एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। इसके पापा गगन रायचंद की तरह इसने भी बहुत नाम कमाया है। गगन रायचंद? अचानक से पिया के सर में हल्का सा दर्द होने लगता है। आह, क्या हुआ पिया? तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं अभिराज जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, मैं आपकी कंपनी में काम जरूर करूंगी। शुक्रिया अभिराज जी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब तो आप मुझे जॉब भी दिला रहे हैं। कोई बात नहीं पिया, इसमें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपना ख्याल रखो और कुछ भी लगे तो मुझे जरूर बताना। ठीक है अभिराज जी। दूसरी तरफ भानु और शीला पिया को खूब ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। वही अभिराज अब रोजाना पिया से मिलने पुलकित के घर जाता है और उसका अच्छे से ख्याल भी रखता है। फिर एक दिन फोन पर, हाँ कोयल, पिया को आज भी तुम खिचड़ी ही देना, और हाँ, टाइम टू टाइम वो सूप भी देती रहना। देखो अभिराज, तुम्हें उसकी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसका अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। तुम और पुलकित वहां पर काम संभालो, यहाँ की कोई फिक्र मत करो। ठीक है कोयल, एंड थैंक यू सो मच। बड़ी अजीब बात है, आज से पहले मैंने अभिराज को किसी भी लड़की की इतनी चिंता करते हुए नहीं देखा। कहीं ये चिंता प्यार तो नहीं? फिर एक हफ्ते बाद पिया पूरी तरह ठीक हो जाती है और अभिराज की कंपनी में काम पर भी लग जाती है। अब अभिराज पिया को सुबह अपने साथ लेकर जाता है और शाम में वापस पुलकित के घर छोड़ देता है। इस तरह अब दोनों का रिश्ता काफी पक्का हो जाता है। अभिराज जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ पिया, चलो हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। अरे लेकिन मैं आपके साथ खाना कैसे खा सकती हूँ? मैं तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय हूँ ना, तो मुझे बाकी एम्प्लॉयज के साथ बैठकर उन्हीं के साथ खाना खाना चाहिए। ओफो पिया, ये मेरी कंपनी है और मैं जैसा कहूँगा वैसे ही करो। तुम मेरी एम्प्लॉय होने से पहले एक अच्छी दोस्त भी हो, इसीलिए कह रहा हूँ, जल्दी से बैठ जाओ यहाँ पर, हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे। ठीक है अभिराज जी। अरे यार, ये जीजी मत बोला करो मुझे, ऐसा लगता है कि मैं 50-60 साल का बूढ़ा आदमी हूँ। ओह, माफ कीजिए, अब से मैं आपको अभिराज सर बुलाऊंगी। ये तो ठीक रहेगा ना? नहीं पिया, तुम मुझे सिर्फ अभी कहकर बुलाओ। मैं अभिराज सिर्फ बाकी लोगों के लिए हूँ, लेकिन मेरे अपनों के लिए मैं अभी हूँ। और तुम मुझे आप कहकर मत बोलो, तुम करके बोलो, सुनने में बहुत अपना सा लगता है। ठीक है अभी, ये हुई ना बात। तुम भी ना अभी, सच में। चलो अब खाना खाते हैं, वैसे भी ये ठंडा हो चुका है। अरे कोई बात नहीं पिया, माइक्रोवेव है ना। अरे अब जाने दो ना। नहीं पिया, मेरे होते हुए तुम ठंडा खाना कैसे खा सकती हो? ऐसा तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। लाओ। अरे पर फिर अभिराज अपने स्टाफ से कहकर पिया का खाना गर्म करवाता है और फिर वो दोनों एक साथ ही खाना खाते हैं। ऐसे ही उन दोनों को ऑफिस में हर बार साथ देखकर ऑफिस के एम्प्लॉयज पिया से अब जलने लगते हैं। आ गई बॉस की चमची, चिपकू कही की। हाँ यार, ये अच्छा तरीका है अपने करियर को आगे बढ़ाने का। बस दिन भर बॉस के साथ ही चिपकी रहो। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, झटपट प्रमोशन के लिए ये कुछ भी करती है। क्यों रे पिया, और कितना नीचे गिरोगी तुम?
उन दोनों एम्प्लॉयज की बातें सुनकर प्रिया बहुत दुखी हो जाती है। तभी वहां पर अभिराज भी ये सारी बातें सुन लेता है और वो वहां पर आकर उन दोनों को खूब सुनाता है। ये जो कुछ भी तुमने अपनी गंदी जबान से बोला है, ये आज तो बोल दिया, लेकिन आइंदा से ऐसा कुछ बोलने की जुर्रत भी की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। रहने दो ना अभी। नहीं पिया, ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा, बल्कि यहाँ पर मौजूद हर एक एम्प्लॉय के लिए बोल रहा हूँ। हर एम्प्लॉय अपने आप में होनहार और काबिल है और इसीलिए वो तरक्की कर रहा है। मेरे साथ चिपके रहने के कारण नहीं, उनकी खूबियों के कारण वो आगे जा रहे हैं। तो इसीलिए तुम दोनों भी अगर अपने काम पर ध्यान दोगे तो तुम भी तरक्की करोगे। सॉरी सर। माफ कीजिए सर, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। अपना सॉरी अपने पास ही रखो और आइंदा से किसी के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। इस बार तो मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर तुम दोनों को सॉरी बोलना ही है तो पिया से बोलो। सॉरी पिया, हम दोबारा ऐसा नहीं बोलेंगे। हाँ पिया, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं। इस तरह अभिराज हमेशा पिया का साथ देता रहता है और ऐसे ही दोनों को समय के साथ साथ एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर एक दिन, पिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हिम्मत तो हो नहीं रही, लेकिन अब बस कह देता हूँ, क्योंकि अब मैं इस जज्बात को अपने दिल में और ज्यादा छुपा कर नहीं रख सकता। कौन सी बात अभी? क्या बोल रहे हो तुम? पिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। क्या? देखो पिया, तुम पर मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम्हें अगर इस बारे में सोचना है तो तुम अपना समय ले सकती हो। मैंने तो बस अपने दिल का हाल बताया है। मुझे नहीं पता कि ये सब कब और कैसे हुआ, पर अब जो भी है वो बस तुमसे ही है। अभी सच कहूं, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। क्या? हाँ अभी, फर्क बस इतना है कि तुमने जता दिया, लेकिन मैं जताने से डर रही थी। अरे वाह, आज तो मैं बहुत खुश हूँ पिया, क्योंकि जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वही तुम भी मेरे लिए करती हो, और ये जानकर मेरा दिल बस खुशी से झूम उठा है। क्या अभी तुम भी सच में पागल हो। अभिराज अब अपने माता पिता मृदुला और गगन से पिया के बारे में बात करता है और उससे शादी करने की इच्छा जताता है। अरे वाह अभी बेटा, तुम्हें तो प्यार हो गया है और तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से शादी भी करनी है, और ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। हाँ अभी, और हम तुम्हारी खुशी के आगे नहीं जाएंगे। अगर तुमने उस लड़की को अपनी जीवन साथी के तौर पर चुना है तो इसका मतलब वो लड़की अच्छी ही होगी। हमारी तरफ से तो इस रिश्ते के लिए हाँ है बेटा। सच में डैड, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बेटा, बस एक बार उसे यहाँ पर बुला और हमसे अच्छे से मिलवा, क्योंकि उसके बाद ही हम शादी का मुहूर्त निकलवाएंगे और तुम दोनों की शादी भी करवाएंगे। ठीक है पापा। फिर अगले दिन अभिराज प्रिया को लेकर रायचंद मेंशन आता है, और जब प्रिया वहां पर गगन को देखती है तब उसे देखते ही प्रिया के सर में दर्द होने लगता है और उसे कुछ याद आता है और किसी आदमी का धुंधला धुंधला सा चेहरा दिखाई देता है। हे भगवान, मेरा सर। प्रिया, क्या हो रहा है तुम्हें? अभी प्रिया को वो दर्द बर्दाश्त ही नहीं होता और वो अचानक से बेहोश हो जाती है। आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हंसनी अपनी सास माधुरी, पति सौरभ और बेटे टप्पू के साथ रहती है। पिछले 1 महीने से उसकी ननद निकिता और उसकी बेटी मिंटी भी उसके साथ ही रहती है, क्योंकि हेमंत की जॉब छूट चुकी थी और उन्हें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। एक दिन की बात है, निकिता, मैं मॉल में जा रही हूँ, आज सेल लगी है ना, इसीलिए तुम टप्पू और मिंटी दोनों का टिफिन बना दो। और हाँ,
दोपहर का खाना भी बना देना। ठीक है हंसिनी भाभी, मैं बना दूंगी। थैंक यू निकिता। हंसिनी जब बाहर निकल रही होती है तभी उसकी सास माधुरी उसे रोक लेती है। रुक जा बहू। ओ माँ जी, आप सच में इंसान हो या कोई काली बिल्ली? जब देखो तब मेरा रास्ता काटती रहती हो। बताओ क्या हुआ है? देख बहू, निकिता तेरी हर बात मानकर काम करती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तू हर बार उसे काम पे काम बोलती रहे। अरे माँ जी, अगर 2 काम एक्स्ट्रा कर दिए तो कौन सी आफत आने वाली है? और अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो वो भी तो इस घर की बेटी है। एक तो पहले ही कुछ पैसे देने का नाम नहीं, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं वो तीनों। बस बहू, फालतू की ज्यादा बकवास मत कर। मैं इस घर को ना सिर्फ सौरभ के पैसों से बल्कि अपने स्वर्गवासी पति के पेंशन से भी चला सकती हूँ और अपनी बेटी का भी ध्यान रख सकती हूँ। तो तुझे मुझे पैसों का ताना मारने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई ना? अपनी सास की ये बातें सुनकर हंसिनी गुस्सा हो जाती है और मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। फिर एक दिन जब मिंटी और टप्पू को स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिलता है तभी मिंटी उसे पूरा करती है। ये देखकर हंसिनी उसके पास आती है। अरे वाह मिंटी बेटा, तुमने तो ये प्रोजेक्ट काफी बढ़िया तरीके से बनाया है। वेरी गुड बेटा। थैंक यू मामी। यू आर वेलकम बेटा। अच्छा, अगर तुम ऐसा ही एक प्रोजेक्ट अपने भाई टप्पू के लिए बनाओगे ना तो मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी। बना लोगी ना तुम? हाँ मामी, क्यों नहीं, मैं टप्पू का भी प्रोजेक्ट कर लूंगी। थैंक्स बेटा, उसकी तबीयत खराब है ना, इसीलिए मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, और कोई बात नहीं है। हंसिनी अब टप्पू का प्रोजेक्ट भी मिंटी से ही करवाती है। फिर थोड़ी देर बाद में जब निकिता ये सब देख और जान लेती है तभी वो मिंटी को टप्पू का प्रोजेक्ट करने से रोक लेती है। मिंटी, तुम टप्पू का प्रोजेक्ट क्यों कर रही हो? अरे मम्मी, ये प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे मामी ने कहा है। वो टप्पू की तबीयत खराब है ना, इसीलिए। नहीं मिंटी, तुम इस प्रोजेक्ट को नहीं करोगी। तभी हंसिनी वहां पर आ जाती है। निकिता, अगर मिंटी ने टप्पू का प्रोजेक्ट बना भी दिया तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? चुप रहिए भाभी। और मिंटी, तुम बाहर जाओ बेटा। ओके मम्मी। फिर मिंटी वहां से चली जाती है। भाभी, बच्चों से झूठ बोलकर काम करवाते हुए आपको कोई शर्म नहीं आती क्या? मुझे पता है कि टप्पू स्विमिंग करने गया है और आप मिंटी से ये कह रही हो कि उसकी तबीयत खराब है। देखो निकिता, दूसरी बातों की भड़ास मुझ पर मत निकालो। अरे वो दोनों भाई बहन हैं और एक दूसरे की उन्होंने मदद कर भी दी तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। बात मदद करने की नहीं है भाभी। अगर टप्पू अपना काम खुद नहीं करेगा तो फिर वो कैसे सीखेगा? स्कूल वाले लोग इन बच्चों को ये सारे प्रोजेक्ट्स इसीलिए देते हैं ताकि इनका मानसिक विकास हो। ये बच्चे कुछ ना कुछ सीख सके, समझ सके। पर आप जैसी माओ के कारण बच्चे बिगड़ जाते हैं। बस करो निकिता, ज्यादा ज्ञान मत दो। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं एक बुरी माँ हूं क्या? अपनी जबान संभाल कर बात करो निकिता। मैंने वैसा नहीं कहा है भाभी। आपको समझदार होना पड़ेगा और बच्चों को सही सीख देनी होगी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सीख देनी है और क्या नहीं। तुम अपना ये 2% का फालतू का ज्ञान अपने पास ही रखो। नॉनसेंस कही की। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और अब गुड़ी पाड़वा का त्योहार आने वाला होता है। इसीलिए सौरभ हंसिनी को उसके और निकिता के कपड़े के लिए पैसे देता है, लेकिन हंसिनी सिर्फ अपने लिए ही साड़ियां लाती है। अरे ये क्या बात है हंसिनी,
मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपने और निकिता के लिए साड़ियाँ लाना, तो फिर तुम ये दो दो साड़ियाँ खुद के लिए क्यों लेकर आई हो? जाने दीजिए ना भैया, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं? अरे नालायक बदमाश लड़की, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी ना? तूने मेरी बेटी के लिए साड़ियाँ क्यों नहीं लाई? अरे माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे ये दोनों भी साड़ियाँ अपने लिए पसंद आ गई, इसीलिए मैंने ये सोचा कि आज मैं खुद के लिए खरीद लेती हूँ, फिर निकिता के लिए बाद में खरीद लूंगी। चुप रहो हंसिनी, अब इन दो साड़ियों में से एक साड़ी निकिता को दे दो। चलो जल्दी से दे दो। अरे पगला गए हो क्या? मैं क्यों दूं अपनी साड़ी? मैं कोई अपनी साड़ी वाड़ी नहीं देने वाली। ये साड़ियाँ खास मैंने अपने लिए चुनकर लाई है। इतना कहकर हंसी ने रुबाब में वहां से अपने कमरे में जाने लगती है और उसकी बातें सुनकर सौरभ को बहुत गुस्सा आता है और वो भी गुस्से में उसके पीछे चला जाता है। माँ, ये सब मेरे ही कारण हो रहा है। बस अब हेमंत को जल्दी से कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। मैं यहाँ अब और बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। निकिता बेटी, तू ऐसा ख्याल अपने दिमाग में क्यों ला रही है? भूल मत, ये तेरा भी घर है और तू उस चुड़ैल हंसिनी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे। वो तो है ही एकदम नालायक और बुरी। मैं और तेरा सौरभ भैया है ना तेरे लिए, और हमारे होते हुए उसकी क्या मजाल है? अरे इस घर पर उससे ज्यादा तेरा हक है। ठीक है माँ। ऐसे ही एक दिन हंसी ने घर में रखा हुआ राशन छुपा छुपा कर रखती है ताकि वो निकिता के हाथ ना लगे। लेकिन एक दिन निकिता हंसिनी को जाम और बटर छुपाते हुए देख लेती है। भाभी, ये आप क्या कर रही हो? मुझे नहीं लगा था कि आपके मन में इतना खोट है कि आप अब जाम और बटर तक छुपाओगे मुझसे। अरे आपको तो अच्छी तरह से पता है कि मिंटी को जाम और बटर वाले ब्रेड्स कितने पसंद है, और इसीलिए आप ये सब कर रही हो ना? हाथ छुपाया है मैंने, और छुपाऊं नहीं तो क्या करूं फिर? तुम और तुम्हारा पति इस घर में तो एक पैसा भी नहीं देते, कब से बस डेरा जमा कर बैठे हो यहाँ पर। अरे अब तो 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक तुम्हारे बेरोजगार पति को एक भी जॉब नहीं मिली है। राशन क्या पेड़ पर उगता है क्या? तभी वहां पर माधुरी आती है। हंसिनी, तमीज से बात कर, वरना मैं तेरे दोनों गाल सुझा दूंगी। ज्यादा चिल्लाइए मत माँ जी, कुछ गलत नहीं कहा है मैंने, जो सच्चाई है वही कहा है मैंने। अरे जब कमाने वाले को कोई दिक्कत नहीं हो रही तो फिर तुम्हें क्यों आग लग रही है? अरे तुम इंसान हो या खलनायिका हो, तुम में तो जरा सी भी इंसानियत नहीं है। बुज़दिल कही की। रहने दो माँ, भाभी से बहस करना बेकार है। और भाभी आप हिसाब कीजिए और मुझे बताइए, मैं आपके सारे पैसे पाई पाई करके चुका दूंगी। बस एक बार हेमंत को जॉब मिल जाए, फिर हम तीनों भी यहाँ से चले जाएंगे। अरे अब क्या मैं यही सब करती बैठूं क्या? मुझे और कोई काम धंधा है या नहीं? तुम ही करो अपना अपना हिसाब। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है, बहुत सारे काम है मुझे। इतना सब होने के बाद भी हंसिनी बेशर्मों की तरह ही रहती है और वो टप्पू को भी गलत सीख देती है। देख टप्पू बेटा, मिंटी से बिल्कुल भी बात नहीं करना, और हाँ, बुआ और फूफा जी ने कोई काम बोला तो वो बिल्कुल भी मत करना। वो लोग बहुत बुरे लोग हैं, उनसे दूर रहना ही सही है तेरे लिए। और अपना टिफिन या फिर अपने पैसे मिंटी को बिल्कुल भी मत देना। जो खाना है अकेले ही खाओगे तुम, और उन पैसों से जो भी खरीदना है वो बस तुम अपने लिए ही खरीदना। ओके मम्मी। फिर रात होने पर जब सौरभ ऑफिस से घर लौटता है तब माधुरी घर में हुए तमाशे के बारे में उसे बता देती है।
हंसिनी, आखिर तुम कब सुधरोगी? मुझे माँ ने सब बताया है कि तुम निकिता और जीजाजी के साथ किस तरह से पेश आती हो। अरे इतना कठोर भी कोई कैसे हो सकता है? और भूलो मत, जब मेरा टाइम खराब था तब मेरे लिए तो वो दोनों ही थे। उन्होंने मेरी कितनी मदद की थी। और दूसरी बात, टप्पू को भड़काना बंद करो। उसने भी मुझे बताया है कि कैसे तुम उसे गलत बातें सिखाती हो। देखो सौरभ, तुम एक इमोशनल फूल हो, लेकिन मैं नहीं। अरे वो दोनों तो यहाँ पर बस अपने फायदे के लिए रह रहे हैं और वो दोनों गिरगिट है। कब अपना रंग बदले उनका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए दूसरों की बातें सुनकर मेरे पास अपना भाषण देने के लिए मत आया करो। सौरभ के समझाने के बावजूद भी हंसिनी उसकी कोई बात नहीं सुनती। फिर एक दिन मिंटी और टप्पू दोनों साथ मिलकर गार्डन में खेल रहे होते हैं और वहीं पर पड़ोस के घर के पास एक आम का पेड़ भी होता है और टप्पू वहां पर चढ़ने की बहुत जिद करता है। नहीं टप्पू, तू उस पेड़ पर मत चढ़, तुझे चोट लग जाएगी। अरे नहीं मिंटी, मैं तो तलकल ही लूंगा। मुझे वो ताजे ताजे लतीले आम खाने हैं। टप्पू मिंटी की बात नहीं मानता और पेड़ पर चढ़कर गिर जाता है, जिस कारण उसे बहुत गंभीर चोट आती है। टप्पू की रोने की आवाज सुनकर सभी घर वाले गार्डन में आ जाते हैं और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन हंसिनी, वो तो बस मिंटी पर ही चिल्लाने लगती है। मिंटी, तुम्हारी इतनी हिम्मत! अरे तुम्हारे कारण ही मेरे बेटे को चोट आई है। निर्लज्ज कहीं की, एक थप्पड़ लगाऊंगी ना, तब समझ आएगा तुम्हें। बेवकूफ कहीं की। हंसिनी की डांट सुनकर मिंटी बहुत रोने लगती है और टप्पू की इतनी चोट देखकर हंसिनी को कोई बोल भी नहीं पाता। सभी लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। देखा माँ जी, देखा ना सौरभ, इन लोगों को यहाँ पर रहने देने का ये नतीजा निकला है। अरे मुझे तो ये लगता है कि निकिता ने जानबूझकर अपनी बेटी को सिखाया है कि टप्पू को छोड़ दे दे, क्योंकि ये लोग तो है ही इतने बुरे। देखो अब कितनी चोट आई है मेरे टप्पूड़ा को। अले माँ, टप्पू बेटा, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर को भी बुलाया है, तू घबरा मत बेटा। लेकिन माँ, मुझे मिंटी की वजह से चोट नहीं आई है। मैं खुद पेट पत्थरा था। ये तो मुझे मना कर रही थी, लेकिन मैंने इसकी बात मानी ही नहीं। मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए थी माँ। ओल माँ, ये ओल बुआ, हर बाल गलत नहीं हो सकते। ये तो मेरा अत्ता ही चाहते हैं। आप इनके बारे में इतना बुला क्यों सोचती हो माँ? देखो ना मिंटी को, बिचारी कितनी लो रही है। इसे मत डांटी है माँ। क्या? देखा बहू, अरे इस छोटे से बच्चे से कुछ सीख ले। हाँ हंसिनी, अब तो टप्पू को भी समझ आ रहा है कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। तो फिर तुम क्यों ऐसा कर रही हो? और आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हें जीजाजी और निकिता से? तुम इन दोनों के साथ इस तरह से पेश क्यों आती हो? और रही बात मिंटी और टप्पू की, इन दोनों भाई बहनों को अच्छे से क्यों नहीं रहने देती तुम? क्यों इनसे इनका बचपन छीन रही हो? और सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहने में तुझे क्या दिक्कत है? वक्त का कोई भरोसा नहीं कि आखिर कब क्या हो जाए। अरे मेरी बेटी तो तुझे कोई परेशानी नहीं देती, तो फिर तू ये सब नाटक क्यों करती है? आज तक तुझे कितनी बार समझाया है, लेकिन तेरे दिमाग में तो कोई बात नहीं जाती। अब बस बहुत हुआ। अब तूने अगर अपनी कोई नई चाल चली या फिर कुछ बुरा किया तो दूसरों को घर से निकालने के चक्कर में कहीं तेरा ही ना नंबर लग जाए। बस इस बात का ध्यान रखना, समझी कि नहीं? माधुरी की बातें सुनकर हंसिनी की बोलती ही बंद पड़ जाती है और उसके पास शांत रहने के अलावा और कोई चारा नहीं होता।
लेकिन उस दिन के बाद से वो सबके साथ मिलजुल कर रहने लगती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब उसका इस घर में कुछ भी नहीं चलने वाला।